नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस वक्त टिकट का बंटवारा हो रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंता शुरू हो गई है। चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार 70 पार करेगी। पिछली बार थोड़ी मुश्किलें आई, थोड़ी पास आकर के दूर हो गई, लेकिन अब की बार क्या ऐसा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि क्या वाकई में इस बार के टिकट बंटवारे में दिल्ली का दखल उस तरह से हो रहा है और क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह दखल पसंद आ रहा है, क्योंकि इस बार भी वही सब हो रहा है जो पहले भी हुआ था। जी, समाजवादी पार्टी तो इस वक्त अपने टिकट बंटवारे पर बहुत ज्यादा दिमाग लगा रही है और गठबंधन के साथ में जो उन्होंने पूरा समीकरण बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए 80 सीटों से कैसे वो अपने गणित को बढ़ाएगी ये सोचना होगा। लेकिन अभी जिस तरह से वो टिकट बंटवारे पर ध्यान करते हुए कुछ टिकट को कभी आगे जारी करती है, फिर बाद में काट देती है, फिर वापस से दूसरी जगह दे देती है, ये देखते हुए कि उनका गणित कहां ज्यादा बैठने वाला है, इससे ये अंदाजा तो जरूर हो गया है कि अखिलेश यादव इस बार टिकट के बंटवारे का पूरा फैसला अपने हाथों में लिए हुए हैं। एक एक टिकट पर उनकी कड़ी नजर है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के सामने उनकी ये कड़ी नजर बहुत बड़ा असर दिखा पाएगी, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस खास बात को करने के लिए इस वीडियो पर मैं आपके साथ जुड़ी हूं वो ये है कि उत्तर प्रदेश के अहम मुखिया दिल्ली के मुखिया के साथ में अभी भी उस तरह से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। जी हां, खबर यह है कि दिल्ली में अमित शाह इस वक्त जो भी चीजें कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, खास तौर से टिकट बंटवारे को लेकर, तो उस सारे मामले में इस वक्त वो यहां पर कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा सलाह मशवरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। दिल्ली इस वक्त भी योगी आदित्यनाथ की मर्जी के ध्यान में रखते हुए टिकट बंटवारा कर रही हो, ऐसा नहीं है। यहां कोई और है जिसकी नजर इस पर है, जिसकी मदद से दिल्ली में उत्तर प्रदेश का टिकट बंटवारा हो रहा है। मैं आपको एक बात यह बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में कई दिनों से जमे हुए हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त उत्तर प्रदेश से दिल्ली में है। लखनऊ से डेरा डालने की जगह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि यहां पर उनकी आए दिन जिस तरह से मुलाकातें हो रही हैं चुपचाप, और वहां पर फैसले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर, तो ऐसे में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ तकते रहे हैं कि उनके कितने लोगों को टिकट मिल पाएगा। लेकिन यहां पर चल रही है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की। जी, दिल्ली में इस वक्त अमित शाह रातों रात कई सारे फैसले ले रहे हैं, दिन रात फैसले ले रहे हैं, कई दिनों तक लगातार फैसले ले रहे हैं, और इन फैसलों को लेने के साथ साथ उन्होंने इस बार ये पूरी कमान अपने हाथ में रखी हुई है, ये समझ लीजिए। क्योंकि इस वक्त अमित शाह जिस तरह से दिल्ली से भेजे गए अरविंद जी को सेटल नहीं कर पाए थे उत्तर प्रदेश में, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की सुनी भी नहीं और अपनी इतनी चलाई कि आज भी वो अपने कद को बढ़ाने की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि यहां पर उस स्थिति का बदला यहां लोकसभा में लिया जा रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई है। ये वर्चस्व की लड़ाई पार्टी से हटकर अब नेताओं के बीच में आ गई है। ये वर्चस्व की लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ रही है कि दिल्ली इस वक्त ना सिर्फ दिल्ली से मतलब रख रही है, बल्कि दिल्ली का मतलब पूरे देश में जितने राज्य हैं इनकी तमाम सीटों पर कितना कंट्रोल चल रहा है उस पर ध्यान देकर चल रही है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर दिल्ली की कड़ी नजर है। दिल्ली ये चाहती है कि 80 सीटों में इस बार अच्छे खासी बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश में उन्हें मदद मिल जाए, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई ऐसी जगहों से होकर गुजर रही है जो अभी तक बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। ये तमाम वो राज्य हैं, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, उन तमाम जगहों से होकर गुजरी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वहां पर बीजेपी को कोई डेंट पड़ता है, तो उसके लिए बीजेपी अपने उन सुरक्षित राज्यों को कब्जे में करना चाहेगी और उसके अलावा उन राज्यों में सेंध लगाना चाहेगी जहां से उनका गणित ज्यादा मजबूत हो सकता है। यानी कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के गणित को बड़े ध्यान से रख करके चल रही है। यहां पर किसको टिकट दिया जाए, किस तरह से दिया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान लगा रही है। लेकिन यहीं पर इंडिया गठबंधन उसने अपनी पूरी तैयारी की है। भले ही जयंत चौधरी इस वक्त बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो कि इस वक्त सेकंड नंबर पार्टी है उत्तर प्रदेश में और अच्छा खासा टक्कर देने का दमखम रखती है बीजेपी से, वो इस वक्त अपने एक एक व्यक्ति को बड़े ध्यान से चुन रही है। इसीलिए बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है कि उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारा जो उनका है वो किस तरह से चलना चाहिए कि वो इंडिया गठबंधन को मात दे सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल सकती है और बीजेपी को उसका नुकसान मिल सकता है। ये साफ दिखाई दे रहा है। खास तौर से अगर हम समाजवादी पार्टी के पिछले रिकॉर्ड को देखें, जो पिछले बार लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी सीटों का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा था, मायावती को फिर फायदा हो गया था, सपा बिल्कुल औंधे मुंह गिर रही थी, कांग्रेस तो बिल्कुल ही किसी मैदान में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो तमाम स्थितियां यहां पर बदल रही हैं। बसपा किस तरह से आगे अपना खेल खेलेगी वो अभी भी किसी को नहीं पता है, लेकिन बीजेपी और उसके अलावा उसके सामने विपक्ष वो तमाम तस्वीर को जानते हैं कि इस तरह से आगे ये कहानी बढ़ने वाली है। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मामले पे क्या कहते हैं। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। पटना के चारों तरफ और पटना की सड़कों पर मुझे दिखाई दिए हैं जिन्होंने चुनाव शुरू होते ही ऐलान कर दिया है कि अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, अगर उत्तर प्रदेश 80 हराओ का नारा दे रहा है, तो बिहार भी पीछे नहीं है। 40 हराओ का नारा यहां से निकल कर दे रहा है। और अगर यूपी और बिहार मिलकर के 120 सीट हरा देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देता हूं। उनका ये कार्यक्रम था। हमारी पार्टी के शिक्षक सभा के सभी पदाधिकारियों ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी और गठबंधन कैसे जीते, उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और जहां कहीं भी वोटर लिस्ट या भारतीय जनता पार्टी का जो गलत प्रोपेगेंडा है, नफरत भरा प्रोपेगेंडा है, भेदभाव वाला प्रोपेगेंडा है, उसका जगह जगह पर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा का स्तर गिरा है और हर स्तर पर गिरा है। कहने के तो ये सरकार विश्व गुरु बनना चाहती है, लेकिन दुनिया में जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था है, क्या हमारे भारत के और खासकर उत्तर प्रदेश के बच्चों को क्या वो शिक्षा मिल रही है? क्या प्राइमरी एजुकेशन में कोई बदलाव लाए हैं? क्या सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्तर पे कोई बड़ा फैसला सरकार ने लिया है? इंटरमीडिएट के लिए कोई बड़ा फैसला लिया हो, या हायर एजुकेशन में कोई बड़ा सुधार लाए हों? जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी गरीबों को पढ़ाई से दूर करने की है। मुझे याद है कि बच्चों को कुक्ड हॉट मील मिले, गरम खाना मिले, इसके लिए लगातार किचन बनाने का काम शुरू हुआ था। और अक्षय पात्रा जैसी संस्थाएं जो इसमें काम अच्छा कर रही, उनको जोड़ने का काम हुआ था। लखनऊ शहर में ही 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को गरम खाना कैसे प्राइमरी स्कूल में पहुंचे, उसकी व्यवस्था की थी समाजवादी सरकार ने। और ऑटोमेटिक किचन बनी थी।
और इसी तरह की किचन हर जिले में बननी थी, जिससे कि बच्चों को समय पर और गर्म खाना खाने को मिल जाए। इस सरकार ने वो भी योजना रोक दी। आइए अब सुनते हैं केशव प्रसाद मौर्य किस तरह से लगातार अपनी जमीन को बहुत ज्यादा भले ही ना बचा पाए हों, लेकिन फिर भी पार्टी में अपनी बची कुची जगह को बचाने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो जिस तरह से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उस दौरान किस तरह वो मीडिया के साथ जब बात कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर वो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब भी मीडिया उन्हें पकड़ लेती है बात करने के लिए, तो किस तरह की बात वो सामने कहते हैं। विपक्ष खोखला है, बजट शानदार है और इस शानदार बजट का पूरा देश स्वागत कर रहा है। अंतरिम बजट का इतना स्वागत मैं समझता हूं कि इसके पहले कभी नहीं हुआ, जिसमें 2 करोड़ हमारी जो लखपति दीदी बनने वाली थी उसकी संख्या बढ़ा करके 3 करोड़ वह गरीब परिवारों से आने वाली मेरी बहनें हैं। उनको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ की घोषणा की थी, उसमें 1 करोड़ की वृद्धि की है। 1 करोड़ गरीब घरों में जो रूफटॉप जो सोलर लाइट होगी वह 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने का काम किया जाएगा और जो अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे वो ग्रिड में देंगे, जिससे वर्ष में उनको 15 से 18 हजार रुपए तक लाभ होगा। 14 से पहले भी देश के अंदर सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी। 17 के पहले भी प्रदेश में सरकार थी, लेकिन गरीबों के बारे में नहीं सोचती थी, अपने बारे में सोचती थी। मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार। और मोदी जी ने तो कहा कि 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है। एक ही संकल्प है, जनता जनार्दन ही हमारा परिवार है और जनता जनार्दन के लिए सब कुछ करेंगे। हम उसको सुरक्षा भी देंगे और समृद्धि भी देंगे। बहनों भाइयों, 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? अच्छा मुझे बताओ, ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए जीव थे, जो उन नेताओं की आजीविका के माध्यम बनते थे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी भी लखनऊ और दिल्ली के बीच में अच्छी खासी दूरी चल रही है और इस दूरी का फायदा विपक्ष उठा पाए ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार विपक्ष की एकजुटता क्या वाकई में इस फायदे को भुना पाएगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।